दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हेवेल्स के 20 वाट के ड्राइवर पर एमसीपीसीबी के डिजाइन को बदलकर या इस ड्राइवर के अनुरूप एमसीपीसीबी कैसे एडजस्ट किया जा सकता है या एमसीपीसीबी के अनुरूप इस ड्राइवर को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, इन दोनों ही विषयों पर वीडियो दिया है। उस वीडियो के दौरान हमने कहा था कि इस 20 वाट के ड्राइवर की स्ट्रक्चर क्या है और इस पे लगी एक्सटर्नल मॉसफेट पे ये कैसे काम करती है, इस विषय में अगली वीडियो बनेगी। दोस्तों, ये एलईडी ड्राइवर या 9 वाट पे लगने वाली एलईडी ड्राइवर जिस पे इंटीग्रेटेड आईसी का इस्तेमाल होता है और हैवी वाट पे एक्सटर्नल एसएमडी मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, आप फ्लडलाइट के ड्राइवर पे भी अगर देखते हैं तो ये फ्लडलाइट की ड्राइवर है जो कि 1500 मिली एम्पेयर की है और इसका वोल्टेज आउटपुट 50 वोल्ट है। इस ड्राइवर में भी एक्सटर्नल पिन टाइप मॉसफेट की इस्तेमाल की गई है। अब ये जैसे कंसील्ड लाइट की ड्राइवर है, ये आईसी बेस्ड ड्राइवर है, इंटीग्रेटेड आईसी इस पे लगी हुई है और ये भी वोल्टेज जो सप्लाई करती है वो मॉसफेट के थ्रू, इंटरनल मॉसफेट के थ्रू ही स्विचिंग के जरिए करती है। आप कोई भी ड्राइवर ले लीजिए, कोई भी एसएमपीएसी उठा लीजिए, वो या तो ट्रांजिस्टर बेस्ड, आईसी बेस्ड या फिर मॉसफेट बेस्ड या फिर एसटीआर बेस्ड होती है। ये सिस्का की एक ड्राइवर है। आप इस पे भी देख सकते हैं कि इस पे एक्सटर्नल पिन टाइप मॉसफेट इस्तेमाल में लाई गई है। अब सभी की जो कार्यशैली है वो बहुत हद तक मिलती जुलती ही रहती है। अब जैसे बहुत सारे फ्लडलाइट पे इस तरह पूरी सील्ड ड्राइवर आती है जो कि वाटरप्रूफ होती है। अक्सर हाँ, बाहर में इस्तेमाल जब ली जाती है फ्लडलाइट की या स्ट्रीट लाइट तो बाहर ही लगी रहती है। उस परिस्थिति में बरसात से और पानी से बचने के लिए इस तरह के ड्राइवरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसकी मरम्मती थोड़ी कठिन होती है क्योंकि इस पे पूरा सिलिकॉन का रबर फिक्स कर दिया जाता है, फिर भी इसकी भी मरम्मती होती है। अगले वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा इस तरह के ड्राइवर की मरम्मती किस तरह से की जाती है। आज इन तमाम ड्राइवरों को दिखाने का मकसद ये है कि सभी ड्राइवर की कार्यशैली, कार्यविधि लगभग सेम होती है। हाँ, वोल्टेज के हिसाब से उसके कंपोनेंट्स की क्षमता को बढ़ाया जाता है, उसके वोल्टेज रेंज को बढ़ाया जा सकता है और उससे अधिक वाट की कंजम्पशन ली जा सकती है। चूंकि ये हेवेल्स की 20 वाट की ड्राइवर पर मैं पहले ही 2 वीडियो दे चुका हूं। इन दोनों वीडियो पे मैंने इसके ड्राइवर के अनुरूप एलईडी और एलईडी के अनुरूप ड्राइवर को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है उस विषय पे दिया था। आज के इस वीडियो में हम हेवेल्स के इस ड्राइवर की संरचना को समझते हुए ये कैसे काम करती है ये समझेंगे। साधारण तरीके से समझ लेने से हमें इसे मरम्मत करने में आसानी होगी। आज के वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि इस पे सेफ्टी फीचर्स क्या क्या लगे हुए हैं, यह कैसे काम कर रही है और क्या खराबी इसमें आ सकती है या आती है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, ड्राइवर कोई भी हो और किसी भी एलईडी बल्ब पे, चाहे कंसील्ड लाइट पे या फिर ट्यूब लाइट पे या फिर फ्लड लाइट पे, स्ट्रीट लाइट पे, बल्ब पे, किसी भी जगह लगी हो, सभी ड्राइवर की जब डिजाइन की जाती है तो कंपनी द्वारा सबसे पहले उसके सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है। आप किसी भी ड्राइवर को उठा लीजिए, चाहे ये 9 वाट की ड्राइवर है, आप देख सकते हैं जब हम 220 वोल्ट एसी का इनपुट देते हैं तो वो सबसे पहले इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पे जाता है। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि अगर पूरे सर्किट में कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट बनती है, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस डैमेज हो जाता है। यही नहीं,
हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए सभी ड्राइवरों में एमओवी का इस्तेमाल किया जाता है। ये वोल्टेज कंजम्पशन के हिसाब से एमओवी की क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका डायमीटर रेंज बढ़ता है और फेराइट इंडक्टर के वाइंडिंग के बेस पे और कौन सी मॉसफेट हम यूज कर रहे हैं उसके बेस पे इसके वैल्यू को भी घटाया और बढ़ाया जाता है। ये सेफ्टी फीचर्स जो है जो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन पे काम करती है। उसके अलावा ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी शॉर्ट सर्किट पे डैमेज होकर पूरे सर्किट को बचाने का काम करती है। यही इसका सेफ्टी फीचर्स है। आप कोई भी ड्राइवर उठा लीजिए, अब जैसे मैंने हैवेल्स के इस 20 वाट के ड्राइवर की बात की थी, आप देख सकते हैं यहाँ 9 वाट के इस ड्राइवर पे जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है वो बाहर की ओर लगी हुई है और डायरेक्ट इस पे 220 का कनेक्शन जाना है। लेकिन हैवेल्स के इस ड्राइवर पे आप देख सकते हैं ये पीसीबी पर ही ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है वो कंपनी ने सेट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ एमओवी लगी हुई है जो 9 वाट के ड्राइवर से थोड़ी सी बड़ी है साइज में। उसमें 7 डायमीटर का लगा था, इसमें 10 डायमीटर का लगा हुआ है। तो ये सेफ्टी फीचर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कंडीशन में यदि ड्राइवर में शॉर्ट सर्किट बनती है तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस सबसे पहले डेड होगा और ड्राइवर के अंदर एसी वोल्टेज की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देगा ताकि बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं चाहे वो पिन टाइप हो या फिर एसएमडी टाइप हो ये सुरक्षित बच जाए। वहीं एमओवी जो मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर है इसका फंक्शन इसके क्षमता के हिसाब से वोल्टेज लिमिट के इनपुट को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अगर उस इनपुट लिमिट से अधिक वोल्टेज आती है तो ये जो है अपने आप को शॉर्ट कर लेती है यानी अपने आप को खराब कर लेती है जिससे यहाँ शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है और ये फ्यूज उड़ जाती है। उस कंडीशन में हाई वोल्टेज पे पूरे ड्राइवर को प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस प्रोटेक्शन फीचर में सबसे ज्यादा खराबी आती है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आपके घर की वोल्टेज यदि बढ़ती है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस डेड हो जाता है। तो आप तो सबसे पहले इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेंज करके और इस एमओवी को डिस्कनेक्ट करके इस पे सीरीज सप्लाई देके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका शॉर्ट सर्किट खत्म हुआ या नहीं। अगर सीरीज की बल्ब आपकी जलेगी तो समझिए ड्राइवर में शॉर्ट सर्किट बना हुआ है और अगर सीरीज की बल्ब नहीं जलती है तो आप इसके आउटपुट वोल्टेज पर मल्टीमीटर से वोल्ट चेक कर यह समझ सकते हैं कि ड्राइवर आपकी काम कर रही है और नहीं काम कर रही है। उसके बाद ये जो वोल्टेज है एसी की ये आप देख सकते हैं जैसे कि इस हैवेल्स के ड्राइवर में है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से कनेक्ट होके इस पॉइंट पे आई हुई है और इस पॉइंट से आते हुए एक यहाँ पॉइंट 01 की एक पीएफ लगी हुई है जो कि पावर फैक्टर के लिए लगाई जाती है। उसके अलावा ये जो है ये पैरेलली एमओवी कनेक्ट रहता है। एमओवी जो है वो पैरेलली कनेक्ट है। ये इसकी एसी की एक पॉइंट ये है और एसी की एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट पे कनेक्ट है। अब ये एसी की पॉइंट जो है वो ब्रिज डायोड पे एसी इनपुट पे पहुंचती है और यहाँ से ये एक ड्रम को इंडक्टर के जरिए ये एसी की एक पॉइंट ब्रिज डायोड के इस कंडीशन सेकंड ये दोनों पिन पर आती है। तो दोस्तों ब्रिज डायोड चेक करने की विधि तो बहुत ही आसान है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पर ये सेफ्टी फीचर्स आप किसी भी ड्राइवर को देख लीजिए। अब जैसे ये सिस्का की ड्राइवर है, यहाँ भी आप देखिए एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, एमओवी लगी हुई है जो कि कनेक्ट होकर पैरेलली ब्रिज डायोड इसमें 4 पिन की इंटीग्रेटेड ब्रिज बनी हुई है और इस ब्रिज के ये दो चूंकि ये दोनों तरफ से डिजाइन की हुई पीसीबी है तो ये यहाँ पावर एसी यहाँ इनपुट होती है। आप किसी भी ड्राइवर को उठा लीजिए, सबकी सेफ्टी फीचर्स लगभग सेम होती है। देखिए फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, यहाँ
एमओबी लगी हुई है, यहाँ एनटीसी लगी हुई है, और ये फिजिबल रेजिस्टेंस एमओबी जो है वो सेफ्टी फीचर्स के रूप में इसमें काम करती है। सॉर्टिंग जो है वो सॉर्टिंग किसी भी जगह आ सकती है, लेकिन अक्सर जो सॉर्टिंग हमें देखने को मिलती है वो इस एमओबी में सबसे ज्यादा, और उसके बाद इस ब्रिज डायोड पे भी देखने को मिलती है। अब जब हम इसे चेक करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीमीटर है उसको कंटिन्यूटी की रेंज में रखते हुए आप देखिए, जैसे ही दोनों पॉइंट को मैं टच करूंगा इस पे बीप की साउंड आएगी। तो सबसे पहले इसके फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, तो इसमें इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है ये हालांकि डिजाइन के हिसाब से लगाई जाती है, लेकिन रिपेयरिंग के दौरान आप प्रयास ये कीजिए कि जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी है वही लगाइए, और अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं हो तो आप 10 ओम्स से लेकर 100 ओम्स के बीच में कोई भी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, बट प्रयास ये कीजिए कि जो लगी हुई है वही लगाइए ताकि वो डिजाइन के हिसाब से काम करे। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस अगर डिस्कनेक्टेड है तो इस पे बीप नहीं आएगी, और अगर बीप आ रही है मतलब फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आपकी सही है। अगर इस पे बीप नहीं आ रही है तो ये उड़ने का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉर्टिंग है। तो सबसे पहला संदेह जो जाना चाहिए वो इसके एमओबी पे। अब एमओबी के पैरेलल पॉइंट पे चूंकि लगे होने के कारण ये एसी के पैरेलल पे और आफ्टर ब्रिज डीसी के पैरेलल पे भी लगी होती है। इस दोनों पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी पे प्रोब टच करते हैं तो हमें कुछ भी वैल्यू या कोई भी बीप की साउंड नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है बीप या कोई वैल्यू, इसका मतलब एमओबी आपका सही है। अगर इस पे कोई बीप या वैल्यू आ रही है तो आप सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आती है ब्रिज की बारी। तो ब्रिज पे जब आप एमओबी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो ब्रिज के इनपुट सेक्शन पे कोई भी वैल्यू या बीप नहीं आनी चाहिए, जैसा कि इसमें नहीं आ रही है। वहीं आउटपुट सेक्शन पे एक और कुछ भी वैल्यू नहीं बताएगी और दूसरी ओर लगभग 1000 के लमसम में वैल्यू बताएगी। देखिए इसमें 1164-65 की वैल्यू बता रही है। अब इसके बाद जो ब्रिज टेस्ट करने की है वो आप एसी पॉइंट को अपनी ओर जब रखेंगे तो उसके ऊपर की ओर, उसके विपरीत छोर पर दाहिनी तरफ आपको पॉजिटिव की आउटपुट मिलेगी। हालांकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को अंकित किया गया है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखते हैं तो आपको बड़े ही आराम से दिखाई दे देगा। लेकिन अगर आप एसी इनपुट को अपनी तरफ रखते हैं तो उस कंडीशन पे विपरीत छोर पर दाहिनी ओर आपको पॉजिटिव की पॉइंट मिलेगी। अब पॉजिटिव की पॉइंट पे हम अगर ब्लैक प्रोब रखते हैं तो हमें नीचे एसी पे दोनों ही पॉइंट पे डायोड की वैल्यू शो होनी चाहिए। देखिए यहाँ 642 की वैल्यू शो हो रही है। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट पे सेट लगाता हूं तो भी आप देखिएगा कि लमसम वही वैल्यू आएगी। देखिए 640 की वैल्यू आ रही है। अब इसके नेगेटिव की छोर पर हम रेड की प्रोब लगाकर जब इसके निचले दोनों पॉइंट पे टच करेंगे तो वही सिंगल डायोड की वैल्यू 660 यहाँ शो हो रही है और दूसरे पॉइंट पे 660 शो हो रही है। अर्थात हमारा ब्रिज जो है वो पूरी तरह से सही है। अगर इस वैल्यू पे कहीं भी बीप की साउंड सुनाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रिज जो है वो शॉर्ट किया हुआ है। ब्रिज जो है वो आगे बढ़ती है और ब्रिज का पॉजिटिव पॉइंट जो है वो इसके मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट पे कनेक्ट रहती है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पॉजिटिव पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ ड्रेन पे कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए बीप की साउंड आ रही है। तो इस मॉसफेट पे जो 3 पिन यूज की जाती है, मॉसफेट पे 3 पिन की ही एन चैनल मॉसफेट इस पे होती है और ये तीनों पिन जो है वो ड्राइवर पे कनेक्टेड रहती है और तीनों ही पिनों का अपना अहमियत है। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि मॉसफेट की पिन को
डिस्कनेक्ट कर चला देते हैं, लेकिन वो चलाने से क्या है, इसका फीडबैक सेक्शन कंप्लीट रूप से बंद हो जाएगा और वोल्टेज के इनपुट पे अगर फ्लक्चुएशन आती है तो उस कंडीशन पे आपका एलईडी खराब हो जाएगा। इसमें जो मॉसफेट यूज की गई है एसएमडी मॉसफेट, वो है TK4P60D, जिसका पहला नंबर पिन गेट है, दूसरा नंबर पिन ड्रेन है और तीसरा नंबर पिन सोर्स है। ये सोर्स जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है, जो कि आपके 1 ओम से 5 ओम्स की जो रेजिस्टेंस यहाँ यूज की गई है, करंट सेंस रेजिस्टेंस, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। मैं ये भी आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं इसके सोर्स के पिन पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ और दूसरी पिन रेजिस्टेंस पे लगा रहा हूँ। अब देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड है। और इस मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए इस पे एक छोटी सी 6 पिन की आईसी यूज की गई है, जिस आईसी का नंबर है 2329AJ। ये मॉसफेट को स्विचिंग करवाने के लिए लगाई जाती है। हालांकि इंटीग्रेटेड आईसी पे 9 वाट के बल्ब में मैंने आपको बताया था कि उसकी पहली नंबर पिन फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन की होती है, दूसरी फीडबैक की है, तीसरी पावर सप्लाई की है, चौथी जो है मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये पहली नंबर पिन बिंदी जो बनी हुई है उसके सामने की पिन पहली होती है, तो पहली नंबर पिन जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन की है, दूसरी फीडबैक की है, तीसरी पावर सप्लाई की है, चौथी इंटरनल मॉसफेट की सेंस पिन है, पांचवी और छठी नंबर पिन इंटरनल मॉसफेट की ड्रेन है, और सातवीं नॉट रेटेड होती है, इसमें नहीं है, और आठवीं जो है वो ग्राउंड होती है। उसी तरह से इस स्विचिंग आईसी पे भी वही कुछ फंक्शन बना होता है। इसके स्विचिंग आईसी के पहली नंबर पिन जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्विचिंग आईसी है इसकी यहाँ बिंदी बनी हुई है, और इसकी जो 1 नंबर पिन है वो पावर सप्लाई की पिन है। उसके बाद दूसरी नंबर पिन जो है वो ग्राउंड की है, तीसरी नंबर जो है वो कंपनसेशन की पिन है, चौथी नंबर पिन जो है वो गेट की पिन है, यहां से गेट के लिए पल्स जनरेट होता है। पांचवी नंबर पिन करंट सेंस पिन है, और छठी नंबर पिन जो है वो इसकी फीडबैक की पिन है। इसमें फंक्शन ऐसा होता है कि फीडबैक पे जिस तरह का फीडबैक ये प्राप्त करती है, उसी फीडबैक के हिसाब से ये गेट पे जो पल्स जनरेट करती है, वो पल्स पे वोल्टेज की मात्रा घटती और बढ़ती है, और वो जो है इस मॉसफेट के पहले नंबर पिन गेट को कनेक्ट करती है, वो वोल्टेज की सप्लाई देती है। अब गेट पे, मॉसफेट के गेट पे जिस लेवल पे वोल्टेज इसको फीडबैक के जरिए मिलता है, उस कंडीशन पे मॉसफेट की स्विचिंग घटती और बढ़ती है, और जिस लेवल पे मॉसफेट की स्विचिंग घटती और बढ़ती है, उसी लेवल पे आपको इसका वोल्टेज का आउटपुट मिलता है। यदि आपकी इनपुट की वोल्टेज कम हो जाए तो उस कंडीशन में फीडबैक इससे स्विचिंग बढ़वाती है और आउटपुट में वोल्टेज आपको इक्वल मिलता रहता है। वहीं अगर इसकी इनपुट की वोल्टेज जो 220 एसी वोल्ट है, अगर इसकी वोल्टेज घट जाए तो कम हो जाए तो ये स्विचिंग बढ़ाकर वोल्टेज ले लेती है, लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो उस कंडीशन पे ये स्विचिंग घटाती है और आउटपुट की वोल्टेज को इक्वल बनाए रखती है। जैसा इसका आउटपुट को वोल्टेज हमने चेक किया था पिछले वीडियो में, तो ये 98 दिखा रही थी। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने दिखाया था कि इसकी आउटपुट पे जो वोल्टेज आती है वो 98 से 99 है। अब ये स्विचिंग के जरिए उस वोल्टेज को मेंटेन करके चलती है, क्योंकि फीडबैक से इसको जो सेंस करवाया जाता है ये उसी हिसाब से गेट पिन पर वोल्टेज घटाती और बढ़ाती है, और उस हिसाब से ये मॉसफेट स्विचिंग करता है। अब मॉसफेट स्विचिंग जिस लेवल पे करेगा, यदि अधिक स्पीड में स्विच करती है तो वोल्टेज बढ़ती है, और कम करती है तो वोल्टेज घटती है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके इनपुट वोल्टेज पे। इनपुट वोल्टेज के हिसाब से ही ये स्विचिंग को बदलते रहती है। अब जब इसमें खराबी आती है तो बेसिकली मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है। अगर मॉसफेट के तीनों पिन को आप चेक करते हैं तो मॉसफेट की जो सेकंड पिन है ड्रेन की, वो ड्रेन से ये सोर्स पे एक वैल्यू शो होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ये ड्रेन से सोर्स पे एक डायोड वैल्यू शो होती है। उसके अलावा और किसी पिन पे चूंकि
कनेक्टेड है इसलिए दिखा रही है, आप खोल के चेक कीजिएगा तो नहीं दिखाएगी। और किसी भी कंडीशन पे यदि मॉसफेट शॉर्ट हो जाती है, किसी भी कंडीशन पे यदि मॉसफेट शॉर्ट हो जाती है तो 90% ये चांस होता है कि इसकी स्विचिंग आईसी भी खराब हो जाती है। उस कंडीशन पे आपको ये स्विचिंग आईसी और मॉसफेट दोनों ही बदलने की आवश्यकता होती है। यदि स्विचिंग आईसी और मॉसफेट अवेलेबल नहीं हो तब आप यहाँ पीएफ ड्रॉपर सर्किट बना सकते हैं, उसके जरिए चला सकते हैं, या फिर दूसरी नई ड्राइवर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपके एलईडी पे बहुत ही डीम लाइट देखने को मिलती है तो अक्सर हाँ लोग पीएफ ड्रॉपर बना देते हैं, लेकिन डीम लाइट को पहले आप ये चेक कर लीजिए कि स्विचिंग आईसी पूरी तरह से फंक्शन में है और नहीं। स्विचिंग आईसी को ऑपरेट कराने के लिए ये जो दो छोटे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है वो फीडबैक और पावर सप्लाई के बीच में जो कैपेसिटर लगी होती है, उस एक कैपेसिटर को अगर आप चेंज करते हैं तो उस कंडीशन पे इसकी स्विचिंग फिर से ठीक हो जाती है। क्योंकि कैपेसिटर वीक होने से इसकी स्विचिंग घट जाती है और ये फीडबैक के बाद भी स्विचिंग की काम को ठीक से नहीं कर पाती है, तब आपका एलईडी लो लाइट जलने लगता है। हालांकि एमसीपीसीबी में भी अगर कोई एक एसएमडी एलईडी पूरी तरह से पावर को पास ऑन नहीं कर पाती है तब भी ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये स्विचिंग कैपेसिटर चेक करना भी जरूरी है। स्विचिंग कैपेसिटर के चेंज कर देने से अक्सर हाँ बहुत बार आपके ड्राइवर की वोल्टेज जो है वो ठीक हो जाती है, स्विचिंग ठीक से मॉसफेट करने लगती है और आपका ड्राइवर फंक्शन करना शुरू कर देता है। कभी कभी ये जो इसकी मेन कैपेसिटर है ये भी जब वीक हो जाती है तब भी आपके वोल्टेज को ये पूरी तरह से नहीं बना पाती है। उस कंडीशन में भी एमसीपीसीबी जो है वो लो लाइट देने लगता है, तो इस कैपेसिटर को भी चेक करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इस ड्राइवर में जो अधिकांश खराबी देखने को मिलती है उसके संबंध में मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। इसके बाद हम किसी भी पीएफ ड्रॉपर सर्किट को कैसे बनाएंगे और उस पीएफ ड्रॉपर सर्किट से हम इस ड्राइवर के अनुरूप उतना ही मिली एम्पियर और लगभग उतना ही वोल्ट कैसे प्राप्त कर सकेंगे ताकि हमारे घर में लगी बल्ब सही रूप से चल सके। क्योंकि घर की इनपुट वोल्टेज जहां कांस्टेंट रहती है वहां पीएफ ड्रॉपर सर्किट भी अच्छे समय तक चलती है, लेकिन जिस जगह, जिस गांव में या जिस शहर में या जहां भी अगर इनपुट वोल्टेज पे फ्लक्चुएशन बना रहता है वहां पीएफ ड्रॉपर सर्किट ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाती है। क्योंकि कंपनी जब डिजाइन करती है तो सभी क्षेत्रों के लिए करती है और हर क्षेत्र के वोल्टेज को देखते हुए डिजाइन बनाती है, तो हर जगह जो इनपुट वोल्टेज है वो इक्वल नहीं रहता है। वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को देखते हुए फीडबैक बनाया जाता है और फीडबैक के जरिए इसमें कांस्टेंट वोल्टेज की आउटपुट बनाई जाती है। क्योंकि आपको बेहतर रूप से पता है कि एसएमडी एलईडी को एक लंबे समय तक चलाने के लिए उसके करंट और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। उस साथ ही एसएमडी एलईडी में जो हीट जनरेट होती है उसको हम कैसे हाउसिंग तक पूरी तरह भेज पाए और वो एसएमडी एलईडी की हीट को हम बांट पाए ताकि एसएमडी एलईडी लंबे समय तक चल सके, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप एमसीपीसीबी यूज करते हैं तो उस पे कंपाउंड लगाना बहुत जरूरी है। एसएमडी एलईडी की एमसीपीसीबी पूरी तरह से हाउसिंग पे टाइट हो, ये भी बहुत जरूरी है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम एलईडी बल्ब को एक लंबे समय तक चला सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएफ ड्रॉपर सर्किट हम अलग अलग वोल्टेज के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और पीएफ ड्रॉपर सर्किट का हम बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आपको एमसीपीसीबी को एक अच्छी रोशनी प्रदान करते हुए दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।